मशरिक़ वस्ता की मौजूदा कशीदगी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां मैदान जंग की घन गरज के साथ साथ सफारती महाज भी पूरी शिद्दत के साथ सरगर्म दिखाई देता है। चंद हफ्ते पहले तक जो माहौल मुकम्मल जंगी बयानिए से भरपूर था, अब इसमें अचानक एक नया जाविया शामिल हो रहा है और अमरीकी सदर के बयानात और इशारे ये जाहिर कर रहे हैं कि वाशिंगटन शायद इस जंगी दायरे से निकलने के लिए जवाब तलाश कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाला अमरीका का करीबी इत्तेहादी नेतन्याहू इस मुमकिन जंग बंदी के मंजरनामे से खासा परेशान दिखाई देता है। यही वजह है कि आलमी मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इजरायली क़यादत को खदशा है कि कहीं ट्रंप अचानक ही जंग बंदी का ऐलान ना कर दें। दरहकीकत इस खदशे के पस मंज़र में खित्ते की ताकत की सियासत, दाखिली सियासी मफादात और आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की पेचीदा परतें छुपी हुई हैं। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि अमरीका और इसराइल के मफादात इस मरहले पर मुकम्मल तौर पर एक जैसे नहीं हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की जा रही है। इब्तिदा में ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाइयों और दबाव की बात करने वाले ट्रंप अब ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर मुनासिब मुआहिदा हो जाए तो जंग को रोकना भी मुमकिन है। और अमरीका की जानिब से एक 15 नुकाती मनसूबा ज़ेरे गौर है जिसके ज़रिए ईरान के साथ किसी न किसी सतह पर समझौते की राह निकाली जा सकती है। गो कि ये मनसूबा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाया, लेकिन इस पर पेशरफ्त जारी है और इसी पेशरफ्त ने इसराइल के अंदर तशवीश को जन्म दिया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली क़यादत को खदशा है कि अमरीका शायद मुकम्मल और तफसीली मुआहदे से पहले ही किसी अबूरी जंग बंदी का ऐलान कर दे। इसराइली हुक्काम के लिए ये सूरत हाल इसलिए भी परेशान कुन है क्योंकि उसके नज़दीक ईरान के खिलाफ जारी दबाव को मज़ीद वक्त जारी रखना ज़रूरी है ताकि स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल की जा सके। यही वजह है कि इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजी और इंटेलिजेंस इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और ईरान के अंदर अहम अहदाफ की फहरिस्त भी तैयार की जा चुकी है ताकि किसी मुमकिन जंगबंदी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल किया जा सके। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर इजरायली वज़ीर आज़म मुमकिन जंगबंदी से इतना परेशान क्यों है। तो इसकी बुनियादी वजह इसराइल की सिक्योरिटी हिकमत अमली है। इसराइल तवील अरसे से ईरान को अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार देता आया है। तेल अवीव की स्ट्रेटेजिक सोच ये है कि ईरान के अस्करी और जौहरी ढांचे को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किए बगैर जंग रोकना मुस्तकबिल में मज़ीद बड़े ख़तरात को जन्म दे सकता है। अगर जंग बंदी जल्दी हो जाती है तो इसराइल को खदशा है कि ईरान ना सिर्फ अपनी अस्करी सलाहियत को बहाल कर लेगा बल्कि खित्ते में अपनी इत्तेहादी क़ुव्वतों को भी दोबारा मुनज़्ज़म कर सकता है। यही वो खदशा है जिसकी वजह से इसराइली क़यादत चाहती है कि जंगी दबाव उस वक्त तक जारी रहे जब तक ईरान की ताकत को इस हद तक कमज़ोर ना किया जाए कि वो तवील अरसे तक इसराइल के लिए ख़तरा ना बन सके। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है और वो पाकिस्तान का किरदार है। इस वक्त जब अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पर सामने आया है जो दोनों के दरमियान सफारती राब्तों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद की कोशिश ये है कि जंग के दायरे को मज़ीद फैलने से रोका जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए किसी काबिल कबूल हल तक पहुँचा जाए। लेकिन इसी दौरान ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब बमबारी का वाक़या सामने आना कई सवालात को जन्म देता है। वो कि इस हमले में पाकिस्तानी सफ़ीर और अमला महफूज रहे, लेकिन ये वाक़या महज इत्तफ़ाक़ नहीं लगता। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान सफारती सतह पर एक अहम किरदार अदा कर रहा है, ऐसे में सफारत खाने के करीब हमला होना एक संजीदा इशारा भी हो सकता है। अब इस वाक़े के मुख्तलिफ ज़ाविये, एक इम्कान यह है कि हमला किसी मकामी या जंगी कार्रवाई का नतीजा हो जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान से ना हो, लेकिन एक दूसरा ज़ाविया भी कि ये पैगाम देने की कोशिश हो सकता है कि खित्ते में सफारती मुदाखलत को हर फरीक यकसा नज़र से नहीं देख रहा है, जबकि कुछ आलमी मुबसरीन इस इम्कान की तरफ भी इशारा करते हैं कि खित्ते की पेचीदा सियासत में ऐसे इक़दामात बाज़ औक़ात सफारती कोशिशों को मुतासर या सबूताज करने के लिए भी किए जाते हैं। गो के इस हवाले से कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि इसराइल ईरान के खिलाफ जारी दबाव को कमज़ोर करने वाली किसी भी सफारती पेशरफ से खुश नहीं होगा। ऐसे में ये सवाल उठना फितरती है कि आया पाकिस्तान की सालसी को मुतासर करने के लिए किसी सतह पर दबाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल सहूनी रियासत का वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस वक्त सिर्फ खारजी महाज पर ही नहीं बल्कि दाखिली सियासत के मैदान में भी एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। इस वक्त डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस वक्त इस जंग का आगाज़ हुआ तो प्राइमरीली ज़ाहिर है इसराइल का दबाव अमेरिका के ऊपर भी था कि वो ये प्रीएम्प्टिव, जिसको वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, वो करें ईरान पर। लेकिन अब अमेरिका का मौक़िफ़ प्रेसिडेंट ट्रंप के मौक़िफ़ में लचक नज़र आती है। वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, 15 नुकात पेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इसराइल है, उसकी मीडिया रिपोर्ट्स भी हमारे सामने हैं। फिर उसका एक अहम जो हिलाई भारत है, हमसाया मुल्क है हमारा, उसकी भी जो तकलीफ़ है, दर्द है, पीड़ा है, वो भी देखी जा सकती है। तो क्या सेम पेज नहीं है इस वक्त इसराइल और अमेरिका के माबैन? देखिए रेहान, इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग जिस मरहले में दाखिल हो चुकी है ना, तो दुनिया के अंदर जब आप जंगों की तारीख का मुतालिया करते हैं
तो जंगों का आगाज करना जो होता है ये जर्नैल या क़यादतें या सदूर के हाथ में होता है, लेकिन जब कोई जंग अपना मोमेंटम पकड़ लेती है तो फिर वो मोमेंटम जंग को कंट्रोल करती है। वो मोमेंटम जो जंग का होता है वो सदूर को, क़यादतों को, जर्नल्स को और आलमी जो मुबस्सिरीन होते हैं उनकी रायामा को भी जो है वो ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है। और इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो उस नहज पर पहुंच चुकी है जहां पे दोनों फ्रीकैन जो हैं, मैं इसको अमेरिका और ईरान की जंग ही कहूंगा, क्योंकि इजराइल जो है वो कभी भी इसके अंदर ना पीस चाहेगा, और जब जब इसके अंदर पीस की बात होगी, निगोशिएशन की बात होगी, नेतन्याहू जो है वो उसको सबोताज करने की पूरी कोशिश करेगा। अच्छा, अब जिस नहज पर ये जंग पहुंच चुकी है वहां पे अब दोनों फ्रीकैन ने अपने अपने जो प्रपोजल्स हैं और अपने अपनी जो कंडीशंस हैं और शराइत जो हैं वो एक दूसरे के सामने रखनी है। और यही वो मुश्किल तरीन मरहला होता है दुनिया के अंदर जंगों की तारीख में, जहां पे किसी एक फरीक ने घुटनों पे आना होता है, किसी एक फरीक ने ऐसी शराइत को कबूल करना है जो अल्टीमेटली उसके लिए एक जिल्लत का सबब बन सकती हैं, डिग्रेडेशन का सबब बन सकती हैं और आलमी सतह पर उसका जो स्टेटस है उसको बहुत हद तक चैलेंज कर सकती हैं। और यही वो मरहला होता है जिसके ऊपर रियासत जो है वो बजाय इसके कि वो जंग बंदी की तरफ आए, वो जंग को कंटिन्यू करना जो होता है उसके लिए वो ज़्यादा फिजिबल उसको समझती है। इस वक्त जो शराइत ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं और जो शराइत अमेरिका ने ईरान के सामने रखी हैं, उन शराइत का जब हम मुतालिया करते हैं तो मुझे ये खदशा है कि इस वक्त किसी एक फरीक को पीछे हटना है। और वो फरीक कौन होगा जिसने पीछे हटना है? ईरान अपना बहुत कुछ ऑलरेडी खो चुका, 40 साल से वो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना कर रहा था, और वो ईरान जो है वो जून के अंदर भी 12 रोज़ा जंग लड़ चुका है, और इस वक्त भी उसका जो स्टेट स्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए 15,000 से ज़ायद जो बड़े बॉम्ब हैं वो इजराइल और अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त ईरान के ऊपर उसके अटैक्स कर चुकी हैं। और आखिरी वो उसकी एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करने के लिए उसने 48 घंटे का और पहले में अल्टीमेटम दिया, और उसके बाद वो उसने कोई 6-8 दिन जो है वो मजीद बढ़ा दिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है ना, आप कतन उसके उन अल्फाज को उन मीनिंग्स में मत लें जिन मीनिंग्स में वो बात की जाती है। जब डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि हम निगोशिएशन करना चाहते हैं और ईरान को किसी डील पर आना चाहिए, तो वो एक कवर होता है अटैक करने के लिए। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अल्टीमेटम के नतीजे में कोई आप पे हमला नहीं करने जा रहा, बल्कि अगेन आपको सरप्राइज देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप इज ऑलवेज लव टू सरप्राइज द वर्ल्ड, और वो हमेशा ना सिर्फ अपने कैबिनेट को बल्कि इंटरनेशनली जब वो जो बात कहता है कतन उसका मीनिंग वो नहीं होता जो मीनिंग ज़ाहरन जो अल्फाज हैं वो अदा कर रहे होते हैं। तो इस वक्त उसने अगर कहा है कि 8 दिन का मैं या जो ईरान को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं या मजीद हमने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो इसका मैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट की हैसियत से ये समझता हूं कि ये एक टाइम को बाय करने की स्ट्रैटेजी है। देखिए, अगर आज जंग बंद हो जाती है तो अल्टीमेटली इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका जो है उसकी जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है वो दांव पे लगी हुई है। अमेरिका की जो ग्लोबल मिलिट्री पावर का जो एक ओरा बना हुआ था पूरी दुनिया के अंदर वो चैलेंज हो रहा है। और इस सिनारियो के अंदर कि अब अगर जंग खत्म होती है तो ईरान इस रीजन की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बन के सामने आएगा। इस वक्त जितने भी खलीजी ममालिक हैं अल्टीमेटली उनको ईरान की फेवर के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट करना है। इजराइल जो है जिसने इतने जतन किए गुज़िश्ता 50 सालों से कि इस ईरान को हमने खत्म करना है, अगर आज ये जंग खत्म होती है तो वो इजराइल दोबारा से कभी भी ईरान को चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर फिर ये जंग कैसे खत्म कर सकता है अमेरिका या इजराइल? देखिए, पोजीशन ऑफ वीकनेस इस वक्त है किसकी? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जंग खत्म नहीं होने जा रही। अमेरिका जो है वो 8 दिन गुजरेंगे। अमेरिका की जो अगली स्ट्रैटेजी होगी, जिस दिन पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कह दिया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर इन अहदाफ को प्रिसाइजली जो है वो हासिल कर सकते हैं, हम खारग आइलैंड के ऊपर जो है अपने बूट्स जो हैं वो उतार सकते हैं, उसी वक्त पेंटागन ये 8 दिन की भी मोहलत जो है वो पीछे चली जाएगी और फौरन से एक सरप्राइज जो बड़ा अटैक है वो आपको ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर और फिर खारग आइलैंड जो है उसके ऊपर होता हुआ मुज़ाकरात पे तो ऑलरेडी ईरान को कोई एतमाद नहीं है, तो ये तो फिर ये समझिए कि अगर अब भी ऐसा होता है तो फिर मुज़ाकरात तो एक ख्वाब बन के रह जाएंगे। देखिए, आपने ना यूक्रेन की वॉर का पैटर्न अपने सामने रखना है। ये जंग बिल्कुल यूक्रेन के पैटर्न को फॉलो कर रही है।
फरवरी 2022 के अंदर जंग का आगाज हुआ था। बहुत सारे मौके ऐसे आए कि रूस और यूक्रेन जो हैं वो एक टेबल पे बैठ के अपने मसाइल को हल कर सकते थे, लेकिन दोनों अतराफ से जो शराइत थी वो इस तरह की थी कि किसी एक फरीक को घुटने टेकने थे। अमेरिका अगर आज घुटने टेकता है या ईरान की किसी एक शर्त के ऊपर इस जंग को खत्म करने की बात करता है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ही शर्त ले लेते हैं कि अमेरिका जो है इस खित्ते से अपने मिलिट्री बेसिस को खत्म करे। जब मिलिट्री बेसिस खत्म हो जाएंगी तो इस रीजन के अंदर अमेरिका की जो पावर है ये खत्म हो जाएगी। ये माइनस मिडिल ईस्ट के बाद माइनस एशिया हो जाएगा, और उसके बाद पेट्रो डॉलर जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी, और जो दुनिया के अंदर 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे का वजन लेके अमेरिका इस वक्त जी रहा है, 39 ट्रिलियन डॉलर। और जिस दिन पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो है उसके ऊपर ज़रबे पड़ना शुरू हो जाएंगी और अरब जो ममालिक हैं वो डॉलर की बजाय मकामी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड गैस की और तेल की करना शुरू कर देंगे, उसी दिन अमेरिका के लिए दुनिया की इकोनॉमिक पावर और इकोनॉमिक पावर से फिर मिलिट्री पावर के अंदर जो उसमें शटल्ड हो जाएगी वो सारी की सारी। लिहाजा अमेरिका कभी भी इतने घाटे का सौदा करेगा नहीं। अमेरिका के लिए जंग को कंटिन्यू करना ज्यादा फिजिबल होगा। ये पैटर्न यूक्रेन के अंदर 4 साल से हम देख रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिका आया था तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आया था। आपको मैं एक मिसाल देता हूं, 1965 के अंदर वियतनाम के अंदर 3000 मैरीन जो हैं उनको उतारा गया और उनको ये कहा गया कि अच्छा हम डिफाइंड अहदाफ थे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हदफ पूरे हो जाने थे। 4 साल के बाद वियतनाम के अंदर 5 लाख अमेरिकन सोल्जर मौजूद थे, 5 लाख अमेरिकन सोल्जर 4 साल के बाद। और फिर भी आप देखते हैं कि कैसे वहां से अमेरिका को भागना पड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से जब वो खार्ग आइलैंड पे आएंगे तो वो अगर कब्जा कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, हो सकता है और आसानी से भी हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद कब्जे को मेंटेन करना जो है, कब्जे को होल्ड करना जो है, ये अमेरिका के लिए नामुमकिन होना है, क्योंकि साथ ही अरारियन कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन से अटैक्स ड्रोन की शक्ल में, मिसाइल की शक्ल में होंगे खार्ग आइलैंड के ऊपर, तो वो अमेरिकन सोल्जर का किलिंग जो बैटलफील्ड बन जाएगी। लिहाजा फिर अमेरिका को ईरानियन कोस्ट लाइन की तरफ जाना होगा, और जब ईरानियन कोस्ट लाइन पे अमेरिकन सोल्जर उतरेंगे तो आप एक मुल्क की टेरिटरी में दाखिल हो चुके हैं, और कोस्ट लाइन के साथ ही उनकी जो पहाड़ियों का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, और उन पहाड़ियों के ऊपर जो है वो अमेरिकन जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं वो मौजूद हैं। और जिस दिन पहाड़ों के अंदर अमेरिकन फोर्सेस आ जाएंगी तो ये 3000 मैरीन जो हैं उनको 5000 अमेरिकन ट्रूप्स होने में देर नहीं लगेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है, ये तो फिर आप डॉक्टर साहब, ये तो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड आसान होगा? रिसेंट अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो वो तो ऑलरेडी अपने बहुत बैकलैश का सामना कर चुका, और वहां से अपनी फोर्सेस को निकाल के, तो क्या पॉलिटिकली ये डिसीजन लेना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आसान होगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सिर्फ पेंटागन के एक इशारे का मुंतज़र है, क्योंकि उन्होंने जितना भी ईरान के साथ जंग को लेकर अपना वो पूरे का पूरा मैकेनिज्म पहले डिफाइन किया कि अगर हम ये ऑप्शन पे जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा, ऑप्शन बी पे जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। तमाम ऑप्शंस पे जब काम कर लिया, कोई भी ऑप्शन पेंटागन के लिए फिजिबल नहीं है कि हम ये जंग जीत सकते हैं। इस जंग के अंदर दिस इज द हाई टाइम, जिस वक्त अगर पाकिस्तान भी अपनी एक काविश कर रहा है, मेडिएटर का रोल या मैसेंजर का रोल प्ले कर रहा है, उस तनाजुर में अगर तो आज अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के लिए और बाकी दुनिया के लिए, दुनिया जो है आने वाले वक्तों के अंदर कुछ सुकून का सांस ले दुनिया, तो अमेरिका को कुछ कदम पीछे हटना होगा। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं है। ईरान के पास जो कुछ बचा है ना, 3-4 पत्ते बड़े तगड़े हैं ईरान के पास। एक तो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे अरब कंट्री जो हैं उस वक्त गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन तमाम गल्फ कंट्रीज का 95% जो पानी है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अरब कंट्रीज जो हैं हैव नॉट डायरेक्ट एक्सेस टू द फ्रेश वाटर, उनके पास फ्रेश वाटर नहीं है। अच्छा, जब डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह हो जाएंगे तो अरबों के पास पीने को पानी नहीं है, तो अरब फिर कहां पे जाएंगे?
अरबों को फिर अपना खित्ता भी छोड़ना पड़ेगा। दूसरा पत्ता ईरान के पास क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो इंटरनेट केबल्स बिछी हुई हैं, जो दुनिया का 90% आलमी डाटा जो है उन केबल्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक नेवल माइन तबाह होती है तो नेवल माइन के तबाह होने की वजह से, बारूदी सुरंग के फटने से वो मिलियंस एंड मिलियंस जो गीगाबाइट का जो डाटा है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो इंटरनेट का निजाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। तो फिर आप सोचें दुनिया किस तरफ जाएगी। ईरान इस जंग को उस तरह से नहीं लड़ रहा जिस तरह अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान लड़े। ईरान ने जो अमेरिकन मिलिट्री डॉक्ट्राइन है या उनकी जो मिलिट्री सिक्योरिटी प्लेबुक है उसका 20 साल तक मुतालिया किया है। ईरान ने उस मुताले के कॉन्टेक्स्ट में तमाम उन वीकनेसेस जो अमेरिकन मिलिट्री की हैं उनको इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, लीबिया के अंदर जहां जहां इंटरवेंशन की है अमेरिका ने उनको स्टडी किया है। और उस स्टडी के तनाजुर में ईरान हर जो हमला या ऑप्शन अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से इस्तेमाल की जाएगी, ईरान के पास ऑलरेडी उसके तोड़ मौजूद है। उसको काउंटर मौजूद है।